हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 4 तक करने जा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की है। हमने इस प्रश्नावली का परिचय भी पढ़ा है। अगर वो वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेरे इसी चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। इसके अलावा भी अगर आपको मैथ से संबंधित कोई समस्या होती है तो कमेंट में ज़रूर पूछना, जिसको मैं बताने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यहाँ पर कह रहा है कि कई सारी संख्याएं हैं जो किस रूप की है, 4 की घात n के रूप की है, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। मतलब यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी संख्या आ सकती है, अनंत तक चल सकता है ये, क्योंकि ये सारी की सारी क्या आनी चाहिए, प्राकृत संख्या। कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पर आ सकती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता हो। मतलब यहाँ अगर इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, 4 की घात 1 तो 4 ही हो जाएगा, 4 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा 16, 4 की घात 3 कितना हो जाएगा 64। मतलब इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका अंतिम अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें पूछा है क्या n का ऐसा कोई मान रख सकते हैं जिससे इसका अंतिम अंक 0 आ जाए। पूछ रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। तो हम बता देंगे, अगर इसका अंतिम अंक 0 कब हो सकता है, अगर अंतिम अंक 0 होगा इसका मतलब उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, क्योंकि जिसका अंतिम अंक 0 होता है उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, और उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होता है तभी उसका 5 का भाग जाता है। तो हम 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं कि इसमें 5 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो 4 की घात n बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 की घात n। यहाँ पर अभाज्य संख्या केवल 2 शामिल है, 2 हालांकि आ गया 2 बार, लेकिन केवल अभाज्य संख्या 2 ही है। इसमें अभाज्य संख्या 5 शामिल नहीं है। अगर 5 शामिल होती तो हम बता देते कि इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। तो इसको क्या लिखना है, 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। अतः 4 की घात n के किसी भी मान के लिए प्राकृतिक मान लिख लेते हैं। यहाँ n के किसी भी प्राकृत मान के लिए, n के किसी भी प्राकृतिक मान के लिए अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। केवल इतना सा लिख कर आना होगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इतना ये लाइन अगर सही ढंग से लिख रहते हो तो। मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अगर 5 आ जाता तो मतलब उसका कोई ना कोई n का ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए वो अंक शून्य पर समाप्त हो जाए, लेकिन अभी इसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, इसका मतलब ये अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन करने हमको।
उससे हमको HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं हमने एक्सरसाइज 1.1 में बहुत अच्छी तरीके से सीखा है। यहाँ पर हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ जाएगा 2 गुणा 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं 2 और 3। आगे दूसरी संख्या क्या लिखी हुई है 20। 20 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 10। 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5 और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड आपको इस प्रकार से करने नहीं आते तो यहाँ पर ऐसे लिखकर भी कर सकते हो। 6 में 2 का भाग देने पर 3 और 3 में 3 का भाग देने पर 1। तो यहाँ पर है 2 और 3, इनको गुणा के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार 20 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 10। 10 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 5 और 5 में 5 का भाग देने पर आ जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5। हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमको इसका HCF और LCM देखना है। तो पहले हम HCF देखते हैं। HCF क्या होता है जो कॉमन संख्या होती है वही HCF होता है हमेशा। यहाँ पर कॉमन संख्या क्या है 2, तो HCF क्या हो जाएगा 2। अगर कॉमन संख्या एक और होती तो इसके गुणांक में आ जाती, मतलब 3 भी कॉमन होता है यहाँ और यहाँ, तो 2 गुणा 3 6 हो जाता है HCF। लेकिन अभी यहाँ पर 2 ही कॉमन है तो HCF क्या आ गया 2। LCM क्या आ जाएगा जो कॉमन है वो तो केवल एक बार लिखना है और जो बच गई संख्या है वो सारी की सारी लिखनी है। 3 गुणा 2 गुणा 5, इनको गुणा करके देखो कितना आता है। 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12 और 12 गुणा 5 60। तो इनका LCM कितना आ गया 60। HCF कितना आ गया 2। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट में पूछ लेना। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसमें आपको समझने जैसी कोई चीज़ बची है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंडन विधि से इन 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। वही तरीका है, केवल संख्याएं चेंज हुई है। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 96 के अभाज्य गुणनखंड अगर आपको डायरेक्ट नहीं आते तो यहाँ करके देख लेना। 96 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 48। 48 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 24। 24 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 12। 12 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 6। 6 में 2 का भाग देने पर 3 और 3 में 3 का भाग देने पर आ जाएगा 1। 5 बार 2 है और 1 बार 3 है। तो 96 में क्या लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मतलब इन सभी संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना है। इसी प्रकार 404 के अभाज्य गुणनखंड करो देखे। 404 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 202। 202 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 101। जब 101 में किस संख्या का भाग जा रहा है 2 का तो नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का भी नहीं जा रहा है, 7 के बाद में 11 का भी नहीं जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी हम यहाँ पर भाग देकर देखते हैं 2 के बाद में 3 का भाग देकर देखते हैं, लेकिन 3 के बाद में 4 का भाग देकर नहीं देखना है, क्योंकि जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा उसमें तो 2 का ही चला जाएगा। तो सीधा 5 का ही भाग देकर देखना है। 5 के बाद में 7 का, 7 के बाद में 11 का भाग देकर देखना है डायरेक्ट। 8 9 और 10 का भाग देकर नहीं देखना है, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो अभाज्य संख्या होती है उन्हीं का भाग देकर देखना है कि जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। 100 तक तो पता ही होनी चाहिए कम से कम। 11 के बाद में 13 होती है,
17 होती है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसमें केवल उसी संख्या का और एक का भाग जाता हो। 17, 19, 23। तो 101 में अभी तक इसमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि 101 खुद एक अभाज्य संख्या है। 101 खुद एक अभाज्य संख्या है, मतलब 101 में केवल 101 का ही भाग जाएगा, और 101 में 101 का भाग देने पर आ जाएगा 1। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड लिखो आप। 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। अब इनका HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए कॉमन चीज़ देखनी है हमको। यहाँ पर क्या कॉमन आ गया? 2। इस बॉक्स वाली चीज़ को छोड़कर भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आ रहा है। यहाँ पर भी 2 कॉमन आ गया। इसके अलावा कोई भी चीज़ दोनों में शामिल नहीं है। इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा? यहाँ से लिख लीजिए 2, और यहाँ से भी 2। तो HCF क्या आ गया? 4। HCF कितना आ गया? 4। अब LCM ज्ञात करना है। LCM में जो HCF लिखा है वो तो लिख ही लो आप। क्या है? 4। जो बाकी संख्याएं बच गई वो वैसे की वैसे लिख लो। चाहो तो इनको गुणा करके यहाँ डायरेक्ट लिख लो, चाहो तो इनको ऐसे ही लिख लो, बाद में गुणा कर लेना। तो मैं यहाँ गुणा करके लिख रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। गुणा करके लिख लिया मैंने कितना? 24। और यहाँ पर संख्या क्या है? 101। दोनों में जो भी संख्या बॉक्स में नहीं है वो यहाँ पर लिखनी है। अब इनको गुणा करो। देखिए 24 को 4 से गुणा करने पर आ जाएगा 96 गुणा 101। 101 को अगर 96 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 96 को 1 से गुणा करने पर 96। यहाँ पर 0 है तो 9 का 9 ही आ जाएगा, और 96 को 1 से गुणा करने पर 96 कितना आ गया? 9696। HCF आ गया 4 और LCM आ गया 9696। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब उनका इन संख्याओं का भी क्या करना हमको? अभाज्य गुणनखंड। केवल इसमें एक चीज चेंज हुई है। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में दो संख्याएं दे रखी थी, जबकि इसमें कितनी संख्याएं दे रखी है? 3 संख्याएं दे रखी है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज होने वाला है, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगी, और वो क्या है? इनके अभाज्य गुणनखंड करने। तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3। इसी प्रकार 72 के अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ। 72 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 36। 36 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 18। 18 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 9। 9 में 3 का भाग देने पर आ जाएगा 3, और 3 में 3 का भाग देने पर आ जाएगा 1। तो 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 3 बार, और 3 कितनी बार आया है? 2 बार। 3 गुणा 3। अगली संख्या क्या है? 120। 120 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखे 120 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 60। 60 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 30। 30 में 2 का भाग देने पर आ जाएगा 15। 15 में 3 का भाग देने पर आ जाएगा 5, और 5 में 5 का भाग देने पर आ जाएगा 1। या आप इतनी स्पीड से करोगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। जिसका अंतिम अंक 0 होता है उसमें 2 का भाग जाता है, और जिसके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है उसमें 3 का भाग जाता है। तो ये संख्या क्या है? 120। 120 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यही है। 3 बार 2 है, और 1 बार 3, और 1 बार 5।
तो पहले तो हमको जब 3 संख्या आ जाती है तो इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान में रख लेना। हालांकि HCF तो आप आसानी से निकाल लोगे। HCF तो वही होगा जो तीनों में कॉमन है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब HCF में एक तो 2 आएगा। इसके अलावा देखो कोई संख्या कॉमन है क्या जो तीनों में शामिल हो। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तीनों में 3 भी शामिल है। इसके अलावा कोई संख्या तीनों में कॉमन नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 ही संख्याएं थी, दोनों संख्याएं शामिल हो चुकी है। तो इस बॉक्स में से क्या लिख लो 2 और इस बॉक्स में से क्या लिख लो 3। तो HCF क्या आ गया 6। HCF कितना आ गया 6। अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए मैंने बताया था कि जो HCF है वो तो आपको लिखना ही है। इसके अलावा जो संख्याएं बच गई वो सारी की सारी लिखनी बताई थी। वो केवल 2 संख्याएं होती है ना, जैसे यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में केवल 2 ही संख्याओं का HCF और LCM निकालना बताया था। यहाँ पर संख्याएं कितनी है 3। तो यहाँ पर कुछ चेंज कर लेना आप। क्या चेंज करोगे, यहाँ पर क्या लिखा है 2 गुणा 3, मतलब 2 की घात भी 1 है और 3 की घात भी 1 है। इसी प्रकार इसमें क्या लिखा हुआ है 2 की घात 3 है और 3 की घात कितनी है 2। और इसमें 2 की घात 3 है, 3 की घात 1 है और 5 की घात 1 है। यही लिखा हुआ है। मतलब 2 3 बार है तो उसके ऊपर 3 घात लगा दी। 3 एक ही बार है इस लाइन में तो 3 के ऊपर 1 घात लगा दी और गुणा 5 है तो 5 लिख दिया। तो LCM क्या होता है, LCM जो सबसे बड़ी घात वाली संख्या होती है ना वही LCM में शामिल किया जाती है। जैसे यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है। तो बड़ी घात क्या है 2 की घात 3 है। तो आपको भी यहाँ पर लिखना है 2 की घात 3 गुणा, यहाँ पर 3 में बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है 3 की घात 2। तो आपको भी लिखना है 3 की घात 2 और जो बच गई संख्या वो भी लिखनी है साथ में। क्या है 5 की घात 1। यही होगा। समझ में आ गई क्या, जो सबसे अधिक घात होती है वही लिखनी है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी होती तो सबसे बड़ी घात होती वही लिखते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर 3 की घात 2 बड़ी है, यहाँ भी 3 की घात 1 है और यहाँ भी 1 है। यह नहीं लिखना हमको, जो बड़ी घात वाली संख्या है वो लिखनी है अगर सेम है तो। और जो बाकी संख्याएं बच गई जो कॉमन नहीं है, मतलब वो अलग ही है, उनको भी साथ में लिखना है उसी घात के साथ में। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। तो 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है। 3 की घात 2 मतलब 3 को 2 बार लिखना है और 5 की घात 1 मतलब 5 को 1 बार लिखना है। गुणा करने पर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72 और 72 5 की 360। तो इनका LCM कितना आ जाएगा 360। LCM ज्ञात करने का एक तरीका और भी है। आप चाहो तो ये काम नहीं करके भी LCM ज्ञात कर सकते हो। कैसे करोगे, जो HCF आया है वो तो वैसे ही लिखना है। 6 HCF है तो 6 लिख दिया। जो बाकी संख्याएं बच गई, जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 2 है, जो कॉमन है, जो 2 में इसमें और इसमें कॉमन है तो वो केवल 1 बार ही लिखना है। जैसे यहाँ पर इसका बॉक्स बना देता हूँ जो कॉमन है, ये 2 में ये केवल कॉमन, ये संख्या भी केवल 72 और 120 2 में कॉमन है। इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन है वो एक ही बार लिखनी है। सबसे पहले तो HCF लिख दिया। HCF लिखने के बाद जो पहले बॉक्स बनाए होते उन संख्याओं को तो छोड़ ही दो आप। जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया,
गुणा, यहाँ दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ पर क्या बच गया 3 और यहाँ क्या बच गया 5, वो लिख दो आप 3 गुणा 5। अब इनको गुणा कर लो, कितना आता है 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 2 24, 24 गुणा 3 72 और 72 गुणा 5 360। मतलब HCF लिखना है पहले तो, और बाद में जो दो में भी कॉमन है उनको एक एक बार ही लिखना है। जैसे यहाँ 2 इन दोनों में शामिल है तो इसको एक बार लिख दिया, यहाँ 2 इन दोनों में शामिल है तो इसको एक बार लिख दिया। जो बच गया बाकी संख्या, यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 3 लिख दिया, 5 लिख दिया और इनको गुणा कर दिया। तो कितना आ गया। आपको दोनों में से जो भी तरीका अच्छा लगा आप उससे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी मेहनत कर सकूं और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर सकें। धन्यवाद।